नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस YouTube चैनल पर शारीरिक शिक्षा से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको रोजाना दिए जा रहे हैं, 50 प्रश्न, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है PTI सेकंड ग्रेड के तहत। तो आज उसका अगला भाग लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर अभी अभी आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान की सभी परीक्षाओं से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है रक्त का पीएच कितना होता है? तो रक्त का पीएच होता है, आप सब जानते हैं, 7.4 होता है रक्त का पीएच, ठीक है, और हल्का क्षारीय होता है रक्त, ठीक है। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति के शरीर एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है या होना चाहिए? ये रक्त लिखा हुआ नहीं है लेकिन रक्त ही है यहाँ पे। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है और या कितना होना चाहिए? तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर या अपने भार का 7% से 8% तक रक्त होना चाहिए, ठीक है। यानी स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर या अपने भार का 7% से 8% रक्त उसमें होना चाहिए। अगला प्रश्न है रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? तो रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहते हैं? यकृत या लीवर को कहते हैं। अगला प्रश्न है रक्त की मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो रक्त की मैट्रिक्स कहा जाता है प्लाज्मा को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आरबीसी का आकार कैसा होता है? आरबीसी का आकार होता है उभयावतल, ठीक है। और इसमें नोट भी मैंने दिया है, नोट में क्या लिखा है वो देख लेते हैं, ठीक है। नोट के अंदर आनुवांशिक रोग सिकल सेल एनीमिया, ये देखिए आनुवांशिक रोग है ये सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है? हंसियाकार हो जाता है। ये देखिए अगर किसी को आनुवांशिक रोग सिकल सेल एनीमिया है तो उसमें क्या हो जाता है? आरबीसी का आकार किस प्रकार का हो जाता है? हंसियाकार हो जाता है। और इसके अंदर क्या होता है? ऐसे रोगियों को मलेरिया रोग नहीं होता है, ठीक है। जिनके सिकल सेल एनीमिया हो रखा है उनके कौन सा रोग नहीं होता है? मलेरिया रोग नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसका उत्तर आप सब जानते होंगे, इसका सही उत्तर है 120 दिन। अगला प्रश्न है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है आरबीसी का कार्य क्या होता है? आरबीसी किस कार्य आरबीसी का मतलब आप सब जानते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में बात चल रही है। तो आरबीसी का कार्य क्या है? गैसों का परिवहन करना, गैसों को यहाँ से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है। अगला प्रश्न है आरबीसी की संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपके पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया कहलाता है आरबीसी की संख्या अगर बढ़ती है तो। आरबीसी की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं, खून की कमी जिसको हम कहते हैं। अगला प्रश्न है आरबीसी की संख्या पुरुषों में कितनी होती है? पुरुषों में होती है 55 से 50 लाख मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। अगला प्रश्न है आरबीसी की संख्या महिलाओं में कितनी होती है? तो महिलाओं में होती है 45 से 40 लाख मिलीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है आरबीसी की मात्रा पुरुषों में कितनी होती है? ऊपर तो संख्या पूछी जा रही है और नीचे है आरबीसी की मात्रा कितनी होती है। पुरुषों के अंदर होती है 14 से 16 ग्राम प्रति ml, ठीक है, और महिलाओं में कितनी होती है? 12 से 14 ग्राम प्रति ml, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आरबीसी को अन्य किस नाम से जानते हैं या अन्य नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, ठीक है, इसको एक नाम और है एरिथ्रोसाइट भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका जीवन काल होता है 4 से 5 दिन का। अगला प्रश्न है डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी किस काम में आती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में इसका अहम योगदान है। अगला प्रश्न है डब्ल्यूबीसी की संख्या कब बढ़ती है? जब जीवाणु विषाणु से संक्रमित हो जाए।
यानी कि WBC की संख्या कब बढ़ने लग जाती है? जब हमारे शरीर में जीवाणु विषाणु से संपर्क में आ जाता है या उससे संक्रमित हो जाता है, तब WBC व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ने लग जाती है। अगला प्रश्न है ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया रोग कब होता है? ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहते हैं। कब होता है ये? यदि WBC की संख्या अनियमित रूप से बढ़ जाए, यानी 1 लाख से 1.5 लाख अगर हो जाए तो आपके ब्लड कैंसर होने के पूरे पूरे आसार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। WBC का अन्य नाम क्या है और किस नाम से जानते हैं WBC को? तो WBC को यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्लेटलेट्स, जिनको हिंदी में बिंबाणु कहते हैं, उनका जीवन काल कितना होता है? उनका जीवन काल होता है 6 से 7 दिन का। अगला प्रश्न है प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो इनका निर्माण भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा के अंदर होता है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना, जिसके अंदर विटामिन के सहायक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? प्लेटलेट्स की संख्या होती है 1.5 लाख से 4 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, 1.5 लाख से 4 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब। किस रोग के कारण प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। डेंगू रोग के अंदर क्या होता है? प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, यानी इनकी संख्या गिरने लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति को दुर्घटना के समय रक्त की आवश्यकता है, तो बताइए उसे कौन सा रक्त देंगे? इतना समय नहीं है कि उसका रक्त समूह पता लगाया जाए। तो इसका सीधा सीधा उत्तर है आपको कौन सा रक्त देना है उसको? O-। ठीक है, O- वाला आपको उसको रक्त दे देना है। क्यों? क्योंकि O और O- क्या है? सर्वदाता है, किसी भी ब्लड ग्रुप को ये ब्लड दे सकते हैं। O और O- और सर्वग्राही, ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, AB या AB+, जिसको हम AB पॉजिटिव भी कहते हैं। ठीक है, यानी सर्वदाता तो सबको देने वाला है, जिसके अंदर O या O- जिसका ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। और जो सर्वग्राही यानी सबसे लेने वाला, सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड लेने वाला कौन सा है? AB या AB पॉजिटिव। जिसके भी AB या AB पॉजिटिव है उसको कोई भी ब्लड दे सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति के रक्त में एंटीबॉडी A व एंटीजन B है, तो वह रक्त समूह कौन सा होगा? यानी एक व्यक्ति के रक्त समूह में एंटीबॉडी तो A है और एंटीजन क्या है? B है, तो उसका रक्त समूह क्या होगा? रक्त समूह होगा एंटीजन जैसा होगा, वैसा ही ब्लड ग्रुप होगा। तो यानी एंटीजन इसका B है, तो इसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? B होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। RH कारक क्या है? RH कारक किसको कहते हैं? ठीक है, RH कारक एक एंटीजन होती है। ठीक है, क्या होती है? RH कारक एक एंटीजन होती है जो जिसके शरीर में उपस्थित होती है उसे RH+ कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? RH+ कहते हैं। और जिसके शरीर में नहीं होती उसको क्या कह देते हैं? जिसके शरीर में नहीं होती उसको RH- कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक पिता में रक्त समूह A व माता में रक्त समूह B है, तो उनके संतान में कौन सा रक्त समूह होगा? तो उसके संतान में ये वाले रक्त समूह हो सकते हैं। A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और O भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हड्डी में ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड्डियों का निर्माण किन से मिलकर होता है? हड्डियों का निर्माण कैल्शियम व फास्फोरस से मिलकर होता है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है?
सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो सबसे मजबूत जो हड्डी है वो है मैंडिबल हड्डी है। वो कहाँ पाई जाती है? जबड़े के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न है उपास्थि, जिसको कार्टिलेज कहते हैं, का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है कॉन्ड्रियोलॉजी। उपास्थि के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है उपास्थि पर पाए जाने वाले आवरण को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। अगला प्रश्न है उपास्थि कार्टिलेज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, जिसमें ये देखिए ये 3 प्रकार हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिन कार्टिलेज। ये 3 प्रकार की कार्टिलेज होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 42वां प्रश्न है हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। अगला प्रश्न है हड्डी को पेशी से जोड़ने का कार्य कौन करता है? टेंडन। ठीक है। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं। वयस्क में पेशियों की संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क में लगभग 639 पेशियां होती है, पेशियों की संख्या होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेशियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं पेशियां। एक तो होती है ऐच्छिक पेशियां, दूसरी होती है अनैच्छिक पेशियां और तीसरी होती है हृदय पेशियां। अगला प्रश्न है पेशियों पर आवरण क्या कहलाता है? पेशी के ऊपर जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है? एपीमाइसियम कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है पेशी का एक तंतु क्या कहलाता है? वो कहलाता है फेसिकुलाई कहलाता है। पेशी के ऊपर एक तंतु होता है, उसको क्या कहते हैं? फेसिकुलाई कहते हैं। अगला प्रश्न है फेसिकुलाई पर आवरण क्या कहलाता है? पेरीमाइसियम कहलाता है। ठीक है। और अंतिम प्रश्न है वो है कंकाली पेशियां किसे कहते हैं? ऐच्छिक पेशियों को ही क्या कहते हैं? कंकाली पेशियां भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के जो शारीरिक शिक्षा से संबंधित प्रश्न थे, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर कुछ पूछना है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय भारत, जय राजस्थान।